Hello dear students, welcome to our YouTube channel Medico Nursing Classes. Today we are going to discuss about some important MCQs और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग नोट सेट है राजस्थान जीएनएम के लिए, राजस्थान एएनएम के लिए, जो भी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है द पंचायती राज एजेंसी एट द ब्लॉक लेवल इज। पंचायती राज एजेंसी एट द ब्लॉक लेवल की ब्लॉक लेवल पर पंचायती राज एजेंसी है वो कौन सी एजेंसी होती है, या पंचायती राज एजेंसी का कौन सा पार्ट ब्लॉक लेवल के ऊपर आता है, ब्लॉक लेवल के ऊपर कौन सा पार्ट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया है कि भाई पंचायती राज है जो एक सिस्टम है, सिस्टम यानी स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या है एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होती है ये जो सिस्टम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो सिस्टम होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डेलीगेशन होता है वर्क का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, तो उसका सिस्टम स्टूडेंट। तो ऑप्शंस इसके उसके बारे में हमसे ये पूछा गया है। अब ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में फर्स्ट वन ऑप्शन है ग्राम पंचायत, सेकेंड ऑप्शन है ब्लॉक पंचायत, थर्ड ऑप्शन है पंचायत समिति और फोर्थ ऑप्शन है जिला परिषद। फोर्थ ऑप्शन क्या है? जिला परिषद। स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन है हमारा जिला परिषद। तो स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा डेरिवेटिव तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम देखिए, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम की अगर बात करें तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, इसको डिवाइड किया गया तीन भागों में। थोड़ा ढंग से लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं अपने इसको। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम को तीन डिस्ट्रीब्यूशन करे गए हैं। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन से मैं आपको बताता हूँ कि पहला डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे, दूसरा किया गया ब्लॉक लेवल पे, दूसरा किया गया कहाँ पे? ब्लॉक लेवल पे, और चौथा किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को तीन भागों में डिवाइड किया गया, विलेज लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो पंचायती राज सिस्टम होता है वो तो कहलाता है आपका जिला परिषद, वो तो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? जिला परिषद। और ब्लॉक लेवल पे होता है वो क्या कहलाता है आपका पंचायत समिति, पंचायत समिति, वो कहलाता है आपका पंचायत समिति। विलेज लेवल पे इसको फिर से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है ग्राम सभा, सेकंड होता है ग्राम पंचायत, और फोर्थ होता है न्याय पंचायत। तो ये होता है स्टूडेंट पंचायती राज सिस्टम की। पंचायती राज सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले पहला डिस्ट्रीब्यूशन इसका किया गया, पहला डिस्ट्रीब्यूशन था इसका विलेज लेवल के ऊपर, क्या था? विलेज लेवल। सेकंड है ब्लॉक लेवल के ऊपर, सेकंड लेवल क्या है? ब्लॉक लेवल के ऊपर। और थर्ड लेवल है इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, थर्ड लेवल क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम का पार्ट होती है वो कहलाती है आपकी जिला परिषद, और ब्लॉक लेवल पे जो होता है पंचायती राज सिस्टम का जो पार्ट होता है वो कहलाता है आपका पंचायत समिति। विलेज लेवल के ऊपर उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, पहला जो पार्ट होता है वो कहलाता है आपका ग्राम सभा,
दूसरा पार्ट कहलाता है ग्राम पंचायत, गांव की पंचायत होगी ना, और थर्ड होता है न्याय पंचायत। ये हैं 3-4 इसके पार्टीशन है। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पंचायती राज एजेंसी एट ब्लॉक लेवल की, ब्लॉक लेवल पर कौन सी पंचायती राज एजेंसी होगी, ब्लॉक लेवल के ऊपर कौन सी पंचायती राज एजेंसी होगी। तो ब्लॉक लेवल तो ये रहा है स्टूडेंट्स, और इस पर जो है वो कौन सी पंचायती राज एजेंसी है, पंचायत समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स पंचायत समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत समिति। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बहुत समझाने के लिए और देखो। ठीक है, जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, पंचायत समिति आ गई आपकी ब्लॉक लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, और ये ब्लॉक पंचायत ऐसा कोई पार्ट नहीं है हमारे पास, और ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे। सॉरी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि पंचायत समिति इज द पंचायती राज एजेंसी एट द ब्लॉक लेवल की। ब्लॉक लेवल के ऊपर जो पंचायती राज एजेंसी होती है उसे क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लर्निंग दैट इज कैरिड आउट इन द अफेक्टिव डोमेन इज, कि ऐसी कौन सी लर्निंग है जो कैरिड आउट की जाती है, सीखी जाती है अफेक्टिव डोमेन के अंदर। कि अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो लर्निंग होती है, या लर्निंग का वो टाइप जो अफेक्टिव डोमेन के अंदर होता है, वो क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन में एमसीक्यू, इस एमसीक्यू के अंदर एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है। तो फर्स्ट वन हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पैसिव लर्निंग, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पैसिव लर्निंग। सेकंड ऑप्शन है आइडिएशन लर्निंग, और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, स्किल लर्निंग। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, साइकोमोटर लर्निंग। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, साइकोमोटर लर्निंग। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की, कि अफेक्टिव डोमेन क्या चीज होता है। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है इट्स ए वे, इट्स ए वे, ये एक तरीका होता है इन विच peoples deal with external and internal phenomena such as values, motivation। ठीक है, तो अफेक्टिव डोमेन क्या है, अफेक्टिव डोमेन एक तरीका है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो भी इंडिविजुअल पीपल्स होते हैं जो भी इंडिविजुअल पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डील कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं या डील कर रहे हैं किसके साथ, एक्सटर्नल और इंटरनल फिनोमिना। एक्सटर्नल और इंटरनल फिनोमिना, कि बाहर का जो वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड है, वो उस चीज के बारे में क्या सोच रहा है, क्या वैल्यूज रखता है, क्या उसके लिए मोटिवेशन है, और हमारा इंटरनल फिनोमिना है वो क्या कह रहा है। इसके बारे में जो बात करता है वो कौन करता है, अफेक्टिव डोमेन बात करता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे ऑप्शंस के ऊपर कि साइकोमोटर लर्निंग। ठीक है, साइकोमोटर लर्निंग का मतलब होता है स्टूडेंट, मैं एक एक ऑप्शन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, कि साइकोमोटर लर्निंग का मतलब होता है कि फिजिकल मूवमेंट्स लर्न और रिफाइन, या तो सीख रहे हो या फिर उनको और रिफाइन कर रहे हो, उनको और डेवलप कर रहे हो, उनको और स्किलफुल और मतलब फाइन करने की आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, रिफाइन स्किल्स लाइक फिजिकल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ठीक है, साइकोमोटर लर्निंग का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि साइकोमोटर लर्निंग का मतलब होता है कि जैसे कि आप डांस सीखना चाहते हो, ठीक है, तो डांस सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको डांस आता है थोड़ा बहुत, अगर आपको आ रहा है उसके बाद आप और उसको रिफाइन कर रहे हो, और उस अच्छे ट्रेनर के पास जाकर के, अच्छे कोरियोग्राफर के पास जाकर के आप और अच्छा डांस सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या आपकी साइकोमोटर लर्निंग। आपने क्या किया, आपने नया सीखा, या फिर आपका जो पुराना सीखा हुआ था उसको आपने क्या किया, रिफाइन द स्किल्स, आपको आता था
ठीक है। और कौन से? फिजिकल मूवमेंट। डांस में क्या होता है? फिजिकल मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल है इसका हो जाएगा आपका डांस, ठीक है। तो ये तो होती है हमारी साइकोमोटर लर्निंग, ठीक है। साइकोमोटर लर्निंग के साथ साथ यहाँ पर इसके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको मैं समझाना चाहूँगा स्किल लर्निंग। इसके साथ ही मैं आपको समझाना चाहूँगा स्किल लर्निंग, कि स्किल लर्निंग का मतलब है कि डेवलपिंग न्यू स्किल्स that can be applied that can be applied in real world, ठीक है। स्किल लर्निंग का मतलब है कि आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कुछ नए स्किल सीख रहे हो। नए स्किल्स आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, और उन स्किल्स को आप क्यों सीख रहे हो? ताकि आप उन स्किल्स को सीख करके आप क्या कर पाओ, जो एक्सटर्नल जो रियल वर्ल्ड है उसमें आप उसको क्या कर पाओ, अप्लाई कर पाओ। जैसे कि बात करते हैं अपन, स्किल लर्निंग का मतलब हो गया आपका हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो जब हम फर्स्ट ईयर नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर की क्लास में जाते हैं, उस समय हमें नर्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ना हमें ये पता कि इंजेक्शन कैसे लगता है, कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। लेकिन हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है, वहाँ हम हमारे सीनियर्स के साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ मिलजुल करके हम काम करने की कोशिश करते हैं, वो हमें सिखाते हैं। ग्रेजुअली हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को, इंजेक्शन लगाना, ड्रेसिंग करना, ठीक है, स्टिचेस वगैरह, हम सब कुछ सीख जाते हैं धीरे धीरे। तो ये क्या था? हमारा एक स्किल लर्निंग था। स्किल लर्निंग हमने क्यों सीखी? वो क्यों सीखी? वो हमारी ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमें उसका आगे उपयोग करना है, क्योंकि हमें क्या बनना है? नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ठीक है। वो भी कहाँ? गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल्स के अंदर हमें क्या करना है? नर्सिंग ऑफिसर बनना है। हमें क्या बनना है? नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो हमने क्या किया? स्किलफुल लर्निंग स्टार्ट कर दी। तो ये दोनों ऑप्शंस तो इसके बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन तो इसके बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आइडिएशन लर्निंग की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट की, आइडिएशन लर्निंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आइडिएशन लर्निंग क्या क्या होती है देखना। आइडिएशन लर्निंग, स्टूडेंट्स, आइडिएशन लर्निंग का मतलब होता है कि एक्वायरिंग द नॉलेज, ठीक है। क्या होता है? एक्वायरिंग 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 नॉलेज रिगार्डिंग रिगार्डिंग एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ फॉर्मिंग आइडियाज, एक्टिविटी ऑफ फॉर्मिंग आइडियाज इन द माइंड, इन द माइंड। जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं, तो हम नए नए नॉलेज के नया नया नॉलेज एक्वायर करते हैं, और उसी एक्वायर्ड जो नॉलेज होता है उसके ऊपर ही हम क्या करते हैं? हमारे माइंड के अंदर क्या बनते हैं? आइडियाज बनना शुरू हो जाते हैं। उसी उसी बेसिस के ऊपर जो हमने सीखा है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर हमने ऑब्जर्व करके जो भी लर्निंग करी है, उस लर्निंग के बेसिस पे जो एक्वायर्ड नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे हम क्या करते हैं? आइडियाज़ का फॉर्मुलेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आइडियाज़ का फॉर्मुलेशन होना शुरू हो जाता है, तो वो भी एक इस अफेक्टिव डोमेन का पार्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग इज कैरिड आउट इन द अफेक्टिव डोमेन। पैसिव लर्निंग क्या होती है? अफेक्टिव डोमेन के अंदर कैरिड आउट की जाती है। तो ये दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने तीनों बाकी चारों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चौथे का आप अगर एक्सप्लेनेशन देखो तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि अफेक्टिव डोमेन के अंदर, इसके अंदर क्या किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है, अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या होता है, पैसिव लर्निंग के अंदर स्टूडेंट्स के, इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिसीव इंफॉर्मेशन रिसीव रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम
टीचर। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैसिव लर्निंग का मतलब है कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी, एक स्टूडेंट को यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको जो कुछ भी है वो आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि हम बात करें नर्सिंग नोट्स, नोट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कॉलेज के अंदर गए, फर्स्ट ईयर के अंदर गए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीएससी नर्सिंग के अंदर हम कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ, तो बीएससी नर्सिंग की चारों क्लासों के अंदर हमें क्या मिलता है, कॉलेज से हमें क्या मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक पैसिव लर्निंग है, टीचर पढ़ के आता है, हमें समझाता है, बुक्स 10-12 बुक्स रेफर करके नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना करके हमें प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो क्या है, एक पैसिव लर्निंग है। ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें जो टीचर ने मटेरियल दिया है वो पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद हमें उसकी उस टॉपिक के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। जैसा कि दूसरा रियल एग्जांपल बताऊं, मेडिकल नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या है, बहुत ही अच्छी बुक्स को रेफर करके वहाँ पे नर्सिंग के नोट्स होते हैं, नर्सिंग के प्रेजेंटेशंस होते हैं, जो कि जो भी आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो थ्योरी क्लासेस होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ के साथ आपको नोट्स भी मिल रहे हैं वहाँ पे, साथ के साथ आपको अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो ये क्या है, ये एक पैसिव लर्निंग है, स्टूडेंट्स को कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है, कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेडिको नर्सिंग क्लासेस चैनल को फॉलो करे और वहाँ से पढ़ता रहे, तो उसकी क्या हो रही है, वो पैसिव लर्निंग हो रही है, और ये क्या है, एक अफेक्टिव डोमेन का पार्ट होगी। और वो उस मेडिको नर्सिंग क्लासेस पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोवर जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी, जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, जो नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो सपना है, उसको पूरा करने में ज़्यादा से ज़्यादा पूरी से पूरी मदद करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा पैसिव लर्निंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट मीन्स, कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर स्टेट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट। यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर ने लिखा है कि फलाना फलाना मेडिकेशन है वो पेशेंट को स्टेट लगानी है, आईवी लगानी है, स्टेट लगानी है, तो इस स्टेट का क्या मतलब है। एमसीक्यू के अंदर एग्जामिनर ने हमसे पूछा गया है कि स्टेट का क्या मतलब है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इनटू द बॉडी कैविटी, इनटू द ओरल कैविटी, एनी बॉडी कैविटी, थ्रू एनी रूट, थ्रू एनी मेथड, चाहे वो आईवी दे रहे होंगे, आईवी आईएम दे रहे होंगे, आईडी दे, इंट्राडर्मल दे रहे होंगे, आप सबक्यूटेनियस लगा रहे होंगे, ठीक है, कैसे भी करके पेशेंट के अंदर, आपके पेशेंट को, आप पेशेंट की बॉडी के अंदर आपको ड्रग को इंट्रोड्यूस करना है, वो आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्टेट का मीनिंग क्या होता है, स्टेट। ठीक है, अगर इस स्टेट, चलो ऑप्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन है गिव इमीडिएटली, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, गिव इमीडिएटली। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है हमें, सेकंड ऑप्शन कह रहा है गिव बिफोर मील, गिव बिफोर मील। थर्ड ऑप्शन है गिव आफ्टर मील, ठीक है, और गिव एवरी डे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बात हो रही है मेडिकल एब्रीवेशंस, मेडिकल एब्रीवेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन या एब्रीवेशन रिलेटेड टू, एब्रीवेशन, एब्रीवेशन रिलेटेड टू किस चीज़ से रिलेटेड है, आपके जो भी एब्रीवेशन है वो रिलेटेड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी एब्रीवेशंस हैं उन पे आपको जल्द ही मेडिको नर्सिंग क्लासेस चैनल के ऊपर आपको जल्दी एक अच्छा खासा वीडियो, एक अच्छी खासी क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के पर्पज से मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो ऑप्शन है उनका मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑप्शन फोर्थ है उसका मीनिंग होता है गिव एवरीडे। एवरीडे का एब्रीवेशन हम काम में लेते हैं क्यूडी, एब्रीवेशन हम काम में लेते हैं क्यू डी। अगर किसी मेडिकेशंस के आगे जैसे मान लीजिए पीसीएम क्यू डी लिख दिया डॉक्टर ने, ठीक है, अगर डॉक्टर ने क्यू डी लिख दिया तो वो मेडिकेशन हमें क्या करनी है, रोज देनी है, तो इसका मतलब तो स्टेट नहीं है, तो ये तो नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर मील, आफ्टर मील और बिफोर मील, इनके लिए हम काम में लेते हैं AC
और PC एंटीसीबम और पोस्ट सीबम। ठीक है, देखिए AC का मतलब हो गया एंटीसीबम और PC का मतलब हो गया पोस्ट सीबम। ठीक है जी, तो खाने से पहले और खाने के बाद। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा AC की जगह AM और PM। AM का मतलब मॉर्निंग के अंदर देनी है और PM का मतलब है कि आपको इवनिंग के अंदर। ये जो भी मेडिकेशन है वो आपको कब देनी है? इवनिंग के अंदर आपको ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, तो ये दोनों भी नहीं है, बचा हुआ एक इमीडिएटली। ये इसका राइट आंसर है, गिव इमीडिएटली। इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। की स्टेट का मीनिंग होता है ये मेडिकेशन अभी के अभी लगानी है और एक ही बार लगानी है। ठीक है, मान लीजिए कोई आता है आपके पास, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है RX करके इंजेक्शन ट्रामाडोल 50 mg स्टेट। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट है, वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आता है और उस प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ होता है इंजेक्शन ट्रामाडोल 50 mg स्टेट, तो इसका मतलब है कि आपको ट्रामाडोल लगाना है 50 mg, आपको इंजेक्शन ट्रामाडोल लगाना है IM रूट से। ठीक है, स्टेट का मतलब है कि एक ही बार लगाना है। अब नीचे जो भी मेडिकेशन लिखी जाएंगी, जितनी भी मेडिकेशन यहाँ पे लिखी जाएंगी, वो सारी आगे जो रूट होंगे, चाहे वो BD होंगी, TDS होंगी, QDS होंगी, ठीक है, AC PC AM PM QID जो भी है होगी, उनके अकॉर्डिंग हम देंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रामाडोल का मीनिंग क्या था? ट्रामाडोल हमें एक ही बार लगाना। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। की स्टेट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्टेट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? गिव इमीडिएटली, कि हमें वो जो भी मेडिकेशन है वो हमें तुरंत लगानी है। इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर पा रहे होंगे ये जो भी MCQs आ रहे हैं आपके सामने। चलते हैं अपना नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ इजी है। When a fertilized ovum is implanted outside the uterine cavity, very easy question। इसमें एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है कि एक फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। FT मतलब फेलोपियन ट्यूब। ठीक है जी, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो अगर इम्प्लांट हो जाता है आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी, अगर वो यूट्रस के बाहर आ जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? नॉर्मली क्या होता है, जो भी आपका फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, जो भी आपका फर्टिलाइज्ड ओवम जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? यूटेराइन कैविटी के अंदर, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, यूटेराइन कैविटी के अंदर फंडस वाले पार्ट में जाकर के क्या होता है? इम्प्लांट होता है। फंडस वाले पार्ट में जाकर के क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है। तो वो तो हो गया हमारा नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अब नॉर्मल की, कि अगर ये फर्टिलाइज्ड ओवम यूटेराइन कैविटी के बाहर चला जाता है, ठीक है, ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, मान लीजिए यहाँ पे ओवम, फर्स्ट वन हम बात करते हैं, ये हो गया ओवम और ये हो गया स्पर्म। ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज हुए तो क्या बना? फर्टिलाइज्ड ओवम बना। नॉर्मली यहाँ पे अपर पोल के अंदर ये क्या होते हैं? एडमिनिस्टर हो जाते हैं, तो ऐसा बन जाएगा क्योंकि ओवम दोनों फ्यूज हो चुके हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो आपका फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो आकर के यूट्राइन कैविटी के अंदर इम्प्लांट होना चाहिए था,
बट यहाँ पर बात हो रही है कि यूटेराइन केविटी के अंदर इम्प्लांट नहीं होता, आउटसाइड द यूटेराइन केविटी, चाहे ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट हो जाए, चाहे ये सर्विक्स के अंदर चला जाए, चाहे ये बाहर निकल जाए किसी भी रूट के थ्रू, अगर ये बाहर निकल जाता है किसी भी तरीके से तो ये क्या कहलाता है, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है ओवेरियन सिस्ट, सेकंड ऑप्शन है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रेटिफॉर्म मोल और फोर्थ ऑप्शन है अबॉर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट की। ओवेरियन सिस्ट की अगर आप बात करो तो ओवेरियन सिस्ट के अंदर क्या होता है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है ओवेरी के अंदर, और ओवेरियन सिस्ट के अंदर क्या होता है, नॉर्मली फ्लूइड होता है। ओवेरियन सिस्ट के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड sac into the ovary। ओवेरी के अंदर, ओवेरी के अंदर क्या होता है, एक ओवेरी के पास या ओवेरी के अंदर क्या हो जाता है, एक फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाता है, जिसके एक पानी भरा हुआ एक शेक होता है, ठीक है, जैसे बैलून नहीं होता उस प्रकार का, ठीक है। तो उसके वो अगर बना हुआ है तो वो कहलाता है आपका ओवेरियन सिस्ट। सिस्ट होती है, सिस्ट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, पस हो सकता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड मटेरियल वहाँ पे क्या हो सकता है, भरा हुआ हो सकता है, तो वो तो कहलाता है आपका ओवेरियन सिस्ट। तो ये तो यहाँ पर तो कोई फर्टिलाइज ओवम की बात नहीं हुई, तो ये तो हो गया इसका रॉन्ग आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करें, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। यस स्टूडेंट्स, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मीनिंग होता है ये जो ऊपर एक क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि अगर एक फर्टिलाइज्ड ओवम यूटेराइन केविटी के अलावा कहीं दूसरी जगह जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूटेराइन केविटी के अलावा कहीं दूसरी जगह जाकर के इम्प्लांट हो जाता है जहाँ पर उसको इम्प्लांट नहीं होना था। मैंने भी आप लोगों को बताया है कि यूटेराइन जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूटेराइन केविटी के अंदर इम्प्लांट होता है, फंडस के अंदर, फंडस वाले पार्ट के अंदर यूटेराइन केविटी के अंदर इम्प्लांट होता है। लेकिन अगर ये यहाँ इम्प्लांट नहीं होता है, ठीक है, यूटेराइन केविटी के अलावा कहीं दूसरी जगह इम्प्लांट हो रहा है, तो वो कहलाता है आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, नेक्स्ट हम जो ऑप्शन बचे हैं उनकी बात करें तो हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या होता है। हाइड्रेटिफॉर्म मोल के अंदर मैंने पहले भी बता दिया गया था कि ये क्या है, एक डिजेनरेटिव और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इट इज अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ कोरियोनिक विलाई। क्या है ये, डिजेनरेटिव, इट इज अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई का डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, डिजनरेशन होता रहता है, डिजनरेशन होता है और रीजनरेशन की प्रोसेस वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो कंडीशन कहलाती है आपकी हाइड्रेटिफॉर्म मोल। ठीक है, ट्रोफोब्लास्टिक डिजनरेटिव एंड ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या, ट्रोफोब्लास्ट और कोरियोनिक विलाई एक ही, लगभग एक ही बात है। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। अबॉर्शन की अगर हम बात करें तो अबॉर्शन का मतलब होता है कि जो बिफोर वायाबिलिटी अगर किसी भी तरीके से, चाहे केमिकल होगा, चाहे नेचुरल मेथड होगा आपका, चाहे इंडक्शन होगा, उस तरीके से अगर जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम है या जो भी आपका एम्ब्रियो है, उसको बाहर निकाल लेना या उसका बाहर निकल जाना या प्रेगनेंसी का टर्मिनेट हो जाना क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। तो मैंने चारों के बारे में, आप चारों ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक टॉपिक प्रेगनेंसी की। अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से या किसी भी कारण की वजह से, किसी भी इटियोलॉजी की वजह से अगर फर्टिलाइज्ड ओवम यूटेराइन केविटी के अलावा कहीं और जाकर के इम्प्लांट होता है तो वो क्या कहलाता है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए एमसीक्यू सीरीज आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।